बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड गायनी में आज हम ख़वातीन के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक और केस है फाइब्रॉइड्स का, पीसीओएस का और ग्रोथ्स जो फीमेल ऑर्गन में होती हैं उस मामले को हम डिस्कस कर रहे हैं। होम्योपैथी में मुख्तलिफ़ तरीके से केस लिया जाता है और उसका सलूशन भी मुख्तलिफ़ अंदाज में देखा समझा जाता है। एलोपैथिक मेडिकल साइंस के अपने तरीक़ाकार हैं, मेजर्स हैं, टूल्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनकी डायग्नोस्टिक्स भी अपने अंदाज़ की होती हैं। होम्योपैथी में हम बिल्कुल इसको डिफरेंट अप्रोच से देखते हैं और हल करते हैं। थोड़ा सा मैं तारुफ़ करा देता हूँ इस मसले का। आम तौर पर पेशेंट्स किस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं या मरीज़ जब आते हैं या आती हैं तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा सुना हुआ होता है और जब उनको बताया जाता है कि इन मसाइल का हल एलोपैथी में कंफर्म नहीं है। होम्योपैथी के मुतल्लिक भी उनकी मालूमात फ़िक्स होती हैं, वो बस उसकी दवाई लेना चाहती हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि बहुत सारी ख़वातीन या बच्चियाँ इसलिए राब्ता करती हैं कि उनके चेहरे पे बहुत बाल हो रहे हैं या ख़ास तौर पर मूँछों वाले एरिया में शिद्दत के साथ बाल आना शुरू हो गए या उनके बाल बहुत गिर रहे हैं या उनका वेट इतना बढ़ गया है कि वो कम नहीं हो रहा किसी तौर भी। इर्रेगुलर मेंसेस और पेन्स वगैरह का मसला भी होता है। फिर आगे बात चलती है या वो चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ये मसला है। यूँ ही मसला इस तरह आता है तो फिर वो इस मामले में लग जाती हैं कि मेरा असल मसला है क्या? यानी वो तशख़ीस को मसाइल का हल समझते हैं और तशख़ीस से उनकी मुराद होती है कि मेडिकल साइंस में उनके मसले का नाम क्या है। होम्योपैथी में हम मेडिसिन जो है इस बेस पे नहीं देते कि आपका मसला एलोपैथिकली किस नाम से तशख़ीस किया गया है। होम्योपैथी का अपना तरीका है, आगे चल के हम केस में डिस्कस करेंगे। पहले हम ज़रा सा डिस्कस करते हैं मामूली सा। डायग्नोसिस में सीधी सी बात है कि जब आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो ही आपको पता चला। पहले उससे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो आपके अपने सिम्टम्स थे। वो सिम्टम्स बग़ैर पीसीओएस और बग़ैर फाइब्रॉइड्स के भी आमतौर पर लेडीज़ को होते हैं। एक बात बहुत अहम है याद रखने की कि पैथोलॉजी बहुत बाद में डेवलप होती है। यानी हमारे मसाइल, बीमारियां, तकालीफ काफ़ी अरसे बाद ज़ाहिर होती हैं। मशीनों में मसाइल बाद में ज़ाहिर होते हैं, हम पहले बीमार होते हैं। इंसान पहले बीमार होता है, डिस्टर्ब होता है, डिसईज़्ड होता है। जब वो बीमारी, तकलीफ़, मसला एस्टेब्लिश्ड हो जाता है तो वो पैथोलॉजी में आता है, मेडिकल रिपोर्ट्स में आता है, टेस्ट्स में आता है। इलाज करने का वक्त वही है जब अभी ये कहानी, कोई भी इशू, कोई भी आपका मसला एस्टेब्लिश्ड बीमारी में कन्वर्ट नहीं हुआ, पैथोलॉजी में नहीं आया, बीमारियों में वो जो बीमारियों के नाम रखे गए हैं उसमें उसकी अभी फिक्सेशन नहीं हुई। उस वक्त तक हर चीज़ रिवर्स हो सकती है। जब आपकी पैथोलॉजी डेवलप हो गई, बीमारी एस्टेब्लिश हो गई, बीमारी के नाम ज़ाहिर होना शुरू हो गए, टेस्टों में आना शुरू हो गए, बिलअमूम फिर सिर्फ मैनेजमेंट रह जाती है। सो अपनी बीमारी को ढूंढने का सिर्फ यही तरीका ना रखें कि वो टेस्टों में कब आती है, रिपोर्ट्स में कब आती है, पैथोलॉजी में कब आती है। जब आप बीमार हैं, डिसीज़्ड हैं, डिस्कम्फर्ट हैं और उसका कोई पैटर्न है, वो मुतवातिर हो रहा है, एक ख़ास तरीके से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये बेहतरीन मौका होता है अपने मसाइल को हल करने का। और होम्योपैथी वाहिद एक तरीका इलाज है जो इस सिचुएशन में आपको समझता है और आपके मसाइल को डील कर सकता है। बाकी सारे मसाइल में पहले बीमारी एस्टेब्लिश होगी, फिर आप डॉक्टर साहब से दवाई प्रॉपरली लेंगे। तो अब हम आते हैं अपने पीसीओडी के मसले की तरफ। आमतौर पर पेशेंट्स के मसाइल क्या होते हैं? पता कैसे चलता है कि कैफियत उस तरफ जा रही है या जा चुकी है, बेशक ना टेस्ट कराएं हम। बिलअमूम इंसान में सुबह उठना बहुत थका देने वाला होता है। क्यों? क्योंकि स्लीप अनरिफ्रेश्ड होती है। थके हारे आप उठते हैं सुबह अगर सही प्रॉपर स्लीप ना हो। अजीबो-गरीब वहम, वसवसे और ख़्यालात आना शुरू हो जाते हैं। मसलन जैसे मेरे पीछे कोई है, जैसे
शक शुबहात ज़्यादा होने लगते हैं। अननेसेसरी, इमेजिनरी और अनरियल मसाइल की तरफ इंसान का ज़हन तवज्जो ज़्यादा जाती है। मेंसेस पीरियड इर्रेगुलर होते हैं, पेनफुल होते हैं और बिलअमूम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल ऑर्गन्स में काफ़ी सारे मसाइल दिक्कतें आने लग जाती हैं। गर्दन के पीछे ख़ास तौर पर इस एरिया में या बैक ऑफ द हेड पे पेन होता है, तकलीफ़ होती है और वो कमर में भी जा सकती है, ख़ास तौर पर लोअर बैक में। और पेट में नाफ वाला एरिया जिसे लोअर एब्डोमेन कहते हैं, वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वज़न कम नहीं होता। और रेक्टल प्रेशर होता है पीछे, बाज़ औक़ात बेयरिंग डाउन सेंसेशन होती है, जैसे कोई बोझ पड़ रहा है नीचे। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, खून आमतौर पर मेंसेस पीरियड में ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को पीरियड्स देर से आते हैं, कुछ को वक्त से पहले आना शुरू हो जाते हैं, यानी पीरियड साइकिल में वाज़े तौर पर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है और मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसाइल किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी तरह वाज़े तौर पर तंग करना शुरू कर देते हैं। पेल्विक एरिया में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है और ख़ास तौर पर यूट्रस या उसकी जो कैफ़ियत पहले होती थी जब इंसान हेल्थी होता है तो फिर नहीं रह पाती। फाइब्रॉइड्स में और पीसीओएस में, पीसीओडी भी कह देते हैं, बात एक ही है, एक डिज़ीज़ है, एक सिंड्रोम है। तो उसमें फ़र्क किया जाता है एलोपैथिक मेडिकल साइंस में। होम्योपैथी में इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया जाता क्योंकि होम्योपैथिक में मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है इंसान की टोटलिटी पे, एसेंशियल टोटलिटी पे। होम्योपैथी की नज़र में पीसीओएस, पीसीओडीज़ और फाइब्रॉइड्स या ग्रोथ कोई भी हो, उसको समझा जाता है कि सिस्टम इम्बैलेंस हो गया है। उसको ग्रोथ नहीं बनानी चाहिए, वो बनाना शुरू कर दी है उसने। वो सिस्टम की, वाइटल फोर्स की, डिफेंस मैकेनिज़्म की कमी, कोताही, कमज़ोरी होती है। जिसको ठीक किया जाता है तो वो सिस्टम ठीक होता है। वो जो भी मसला हो, चाहे उसका नाम कोई भी हो, वो उसको एडजस्ट कर लेता है। अब ये जो सारी कैफ़ियत है ओवरी वाली और हार्मोनल डिसऑर्डर वाली, ये पीसीओडी का मसला है। पीसीओएस, पीसीओडी एक ही नाम है, एक डिज़ीज़ है, जैसा कि मैंने कहा एक सिंड्रोम है, नाम कुछ भी हो। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से समझा जाता है और ये इतना आम नहीं है। ज़्यादा मसला भी इसी का होता है। फाइब्रॉइड्स हर चौथे पाँचवें इंसान ख़वातून को हो सकते हैं और उसका लाइफ पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। आम तौर पर डायरेक्ट डायग्नोज भी नहीं होता, किसी और वजह से पता चलता है कि ये इशू है। लेकिन पीसीओडी से हेल्थ वाज़े मुतासर होती है और डिस्टर्ब होती है, बहुत वाज़े, क्योंकि ये आम तौर पर इसकी फेब्राइड्स की तो कोई वजह मालूम नहीं है एलोपैथिकली। होम्योपैथिकली क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक उसकी कोई रीज़न कंफर्म नहीं है, जबकि पीसीओएस की रीज़न आमतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस भी समझा जाता है और जीन्स में भी, सिस्टम में भी कुछ जो फैमिली हिस्ट्री के साथ चल रहे होते हैं उसके भी कोई ना कोई असरात इसके साथ रिलेट करते हैं। और ख़ास तौर पर बे औलादी का मसला, बांझपन भी इसके अंदर आता है। अगर किसी खातून को हो तो इससे इम्कान बढ़ जाता है कि बच्चा नहीं होगा, बच्चे होने में रुकावट आ सकती है। बर्थ कंट्रोल मेडिसिन दी जाती हैं, यानी हार्मोन्स की ही मेडिसिन दी जाती हैं। जो भी सजेस्ट किया जाए उसका नतीजा हतमी नहीं होता कि उससे बेहतरी हो जाए। कुछ ना कुछ मैनेजमेंट प्रोसीजर होते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि क्योर हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। होम्योपैथी में अगर केस सही समझ आ जाए, हम रीज़न तक पहुंच जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर क्योर भी हो जाता है। बेशुमार केसेस हमारे लिटरेचर में भी हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ पेशेंट्स मुझे भी क्योर करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। हम डिस्कस कर रहे हैं, मेरे वेबसाइट पे भी ऐसे केसेस हैं जहाँ लोगों के रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं, उनकी हेल्थ भी ठीक हुई है और अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत से भी नवाजा है। मगर ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट्स को जिसका भी इलाज किया सबको हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला करम करता है तो जल्दी बेहतरी आ जाती है, कुछ को देर से, कुछ को नहीं आती, कुछ को
मुझे नहीं समझ आती, कुछ पेशेंट नहीं बता पाते। आज जो हम केस डिस्कस करेंगे ये फर्दर क्लियर करेगा कि होम्योपैथी में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना केस कैसे समझना समझाना चाहिए। इस जो आज की वीडियो है इसका असल मकसद ये है कि हमें नुक्ता समझना है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तकाज़े क्या हैं, और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको अपना केस किस तरह समझना समझाना है। आज हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं जिसे मैं कोनियम केस का नाम दे रहा हूँ। एक खातून का केस है, ज़ाहिर है सीधी सी बात है, और वो शादी के 5वें छठे साल में उसको पहले पता चला कि उसको फाइब्रॉइड्स का मसला है, फिर उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन से आइडिया हुआ कि उसको पीसीओएस है। अलामात जो मैंने अर्ज़ की वो भी थी, उन्हीं के मुताबिक हमने कुछ दवाइयाँ शुरू की। वो खातून मोहतरमा अल्लाह ताला ने उनको मज़हब पे चलने की सआदत दी हुई थी, तो जब वो तशरीफ़ लाईं तो वो जितना पर्दा तसव्वुर कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा पर्दे में वो थीं। उनका इसरार था कि उन्होंने मुझे लाज़मी चेकअप खुद कराना है, मिल के केस डिस्कस करना है। कहना उनका ये था कि फ़ेस टू फ़ेस ही बात की जाए तो इत्मीनान होता है और डॉक्टर को समझ आता है। उनके साथ उनकी सास साहिबा थीं। किसी की रिक्वेस्ट पे, मेरे बहुत पुराने पेशेंट्स थे, उनकी रिक्वेस्ट पे मैंने उनके लिए स्पेशली टाइम निकाला। जब वो तशरीफ़ लाईं तो मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उस मोहतरमा को किसी एक्सप्रेशन से, इज़हार से, शक्ल से, किसी भी चीज़ से मैं उसको देख सकूं, समझ सकूं। ये हर एक का हक है। अल्लाह ताला हर एक को जिसको जितनी सआदत दे, जैसे दे, वो अपने तरीके से अपनी लाइफ गुजारे। तो एक डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं, आपने कुछ पर्दे के तकाज़े आपने बरकरार रखने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपके एक्सप्रेशन भी नहीं देख सकता, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता इस बात का रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं और आपके मसाइल किस किस तरह के हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को ये सहूलत फ़राहम करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन डिस्कस कर लिया करें। जब हम बैठ के भी हम कुछ अपने आप को देखभाल नहीं सकते प्रॉपरली, ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, ऐसा होता है और होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। उसका तरीका ये है कि आप फिर फ़ोन कॉल पे डिस्कस करें, ताकि हम डिस्कस तो इत्मीनान से करें ना, जो भी करना है। और कोशिश करें अपने डॉक्टर से जब भी डिस्कस करें, कोशिश करें आपके साथ वो फैमिली रिलेशंस ना हों जिनके सामने आप इत्मीनान से अपने मसाइल डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी हो तो अपनी सिस्टर के साथ जाएं, ऐसे रिश्ते के साथ जाएं जहां आप अपना मसला, अपने सवाल जवाब फ्रैंकली दे सकें, क्लियरली दे सकें, आपको इनहिबिशन ना हो। अब जब हमने केस डिस्कस किया तो यही मसाइल थे कि पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, 2 दफ़ा आते हैं, और इसरार ये था कि मेरी नमाज भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। मैं रोज़े दरमियान में रखती हूँ, वो भी फिर नहीं रख पाती। इबादत का वो मज़ा नहीं रहता। हर आए दिन ये फ़िक्र रहती है कि मैं साफ़ हो गई हूँ, पाक हो गई हूँ या नहीं हो गई हूँ। और इसके अलावा उन्होंने अपनी तकालीफ़ बताई कि मेरी गर्दन में, बैक पे बहुत पेन होता है, और मुझे पेल्विक एरिया में इतनी पेन होती है कि मेरे लिए आम तौर पर आम घर के काम-काज करना बैठ के भी इम्पॉसिबल होता है। जो भी उन्होंने मसाइल डिस्कस किए, वो वही रस्मी आम थे। मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, मुझे मोटापा हो रहा है, मैं अपने आप को ईज़ी नहीं महसूस करती, बेऔलादी का बहुत मसला है, मेरे रिपोर्ट्स सारी ठीक हैं, टेस्ट सारे ठीक हैं, लेकिन अब पता चला है कि ये मसला है। पहले तो थोड़ा-सा था फाइब्रॉइड्स का, फिर अ, पीसीओडीज़ का भी आ गया, और डॉक्टर्स कहते हैं ये बड़ा मसला है, आपको औलाद में दिक्कत आएगी, आईवीएफ कराना पड़ेगा, वगैरह-वगैरह। तो वो मैं नहीं जानना चाहती, वो ठीक नहीं है, इस तरह की बात थी। जो मेडिसिन मुझे समझ आती थी, जो इस तरह के मसाइल में आम तौर पर दी जाती हैं, जैसे मेडोराइनम है ख़ास तौर पर, जैसे कार्सिनोसन है, जैसे और होती हैं थूजा वगैरह, मैंने दी। कमोबेश 3 महीने हमारा ट्रीटमेंट रहा, और पेशेंट को कोई थोड़े से मसाइल में फ़र्क आया, मसलन पेन कुछ कम हो गए, पीरियड्स में इतनी दिक्कत नहीं रही, हैवी ब्लीडिंग उस तरह नहीं रही, मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। और जब उन्होंने दोबारा इन्वेस्टिगेशंस कराईं तो उनके मसाइल
कुछ थोड़ा बहुत बढ़े हुए तो थे, कम बिल्कुल नहीं थे, या कम से कम ये कन्फर्म है। उनका जो उनकी चीफ कंप्लेंट थी ग्रोथ की, फाइब्रॉइड्स की या पीसीओडी की, वो नहीं ठीक हुई। खराब हुई तो हुई, ठीक नहीं हुई, लेकिन उनको कुछ बेहतरी अपनी सेहत में, नींद में, सुबह उठने में, इस तरह के मसाइल में हुई। मगर वो कहती मैं इनका इलाज तो नहीं कराने आई ना, मैं तो उसका कराने आई, वो ठीक नहीं है। तो उनको मैंने यही रिक्वेस्ट की, आप अपना केस अगर चाहें, जब फुर्सत हो, इजी हूँ, घर में हूँ, अकेले हूँ, तब मुझसे डिस्कस करें और मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आए हैं जब आप हिल के रह गई हूँ, डिस्टर्ब हुई हूँ और आपको वाजे वाजे दिन रात परेशानी, दिक्कत, अपसेटनेस हुई हो। अगर हमें कोई ऐसा नुक्ता मिल गया जो आपने अब तक नहीं डिस्कस किया, हो सकता है कि मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाए। रिलेक्टेंट ही सही, लेकिन चूंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी और उनका मेरा ओवरऑल ट्रीटमेंट का एक कॉन्फिडेंस लेवल हो गया था, तो उन्होंने हामी भरी, उन्होंने कहा मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो जब डिस्कशन हुई तो केस खुला। ये वो नुक्ता है जो मैं आप सबको, जो मरीज़ हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन मामलात को बहुत अहमियत दें, जो आम तौर पर बताए नहीं जाते, आम तौर पर डिस्कस नहीं किए जाते। होम्योपैथी में वही नुकात अहम हैं जो आम तौर पर उतना गौर नहीं किए जाते। ये कहने लगी कि मेरी शादी के थोड़ा ही अरसा बाद, मैं कॉलेज में लेक्चरर थी और उसके बाद शादी के थोड़ा अरसा बाद मैं सऊदी अरब चली गई कि मेरे हस्बैंड वहाँ थे और वो वहीं रहे थे ज़िंदगी भर। शादी भी किसी ऐसे ही ताल्लुक़ से हुई और मेरी ख्वाहिश थी बहुत ज़्यादा कि मैं भी वहाँ रहूँ, मुक़द्दस सरज़मीन पे, और इबादत करूँ, जैसे हर मुसलमान की हो सकती है और होती है। कहने लगी थोड़े अरसे बाद कुछ ऐसे मसाइल हुए कि मुझे वहाँ से आना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब में जॉब्स वगैरह के मामलात बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। जो सहूलतें हमें दी गई थी, कुछ टैक्स वगैरह के इश्यूज़ थे, मुझे वापस आना पड़ा और मैं जॉब छोड़ चुकी थी और मेरा इरादा नहीं था। मैं तो घर रहना चाहती थी, घर वालों की खिदमत करना चाहती थी और यहाँ पे बाकी फैमिली भी उनकी यहाँ आ गई, क्योंकि वहाँ के सिस्टम में अब ऐसी ऑप्शन नहीं रही थी कि आप अर्न भी कर सकें, फैमिली भी रख सकें। मुल्क के हालात उन्होंने बताए, मेरे इल्म में ये सिचुएशन ऐसी नहीं है। जो लोग सऊदी अरब वगैरह रहे हैं उनको आइडिया होगा। तो और थोड़े अरसे बाद कोरोना हो गया या कोरोना के मसाइल आना शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल था साल बाद मैं चली जाऊंगी, चलो अगला साल आ गया, वो आ जाएंगे या कुछ शक्ल बन जाएगी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड वहाँ फंस गए और मैं यहाँ फंस गई और वो आ नहीं सकते थे, कोई टेक्निकल मसाइल थे और मैं जा नहीं सकती थी, कोई टेक्निकल, जैसे उन्होंने बताया, ऐसे कोई पेपर वर्क का मसला था। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि हम शादी के बाद अमलन एक दूसरे के साथ कोई लंबा अरसा नहीं रहे, बहुत महदूद रहे और अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी उस तरह नहीं हुई थी जो होनी चाहिए। और मेरी मसरूफ़ियत थी, मैं हल्ला गुल्ला करने वाले मिजाज की थी और मेरा सारा का सारा काम रुक गया क्योंकि मैं घर बैठ गई। मैंने इसको भी अल्लाह की रज़ा माना और मैंने आलमा का कोर्स किया और फिर मैं इसमें मसरूफ़ हो गई, इबादत में, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को बेस्ट पॉसिबल कैसे गुजारा जा सकता है। मैंने पर्दा, शरई पर्दा करने की कोशिश की, जितना पॉसिबल है मैंने अहकाम रसूल और अहकाम खुदाबंदी पे अमल करने में ही अपने आप को वक्फ कर दिया। अब ये जो कैफ़ियत थी जो उन्होंने बताई, उन्होंने कही कि मैं इस दौरान अपना दिल इधर लगा लिया। मैंने सारी तवज्जो यही की कि मैं अपनी तवज्जो अच्छे कामों में लगाऊँ, पॉज़िटिवली करूँ। अल्लाह ताला कोई असबाब निकाले हमारे इकट्ठे होने के, फैमिली होने के, बच्चा देने के। तो इस पे दिन रात परेशान, कुढ़ती और डिस्टर्ब रही। लेकिन हस्बैंड तो उधर थे, मैं इधर थी। मुतवातिर 1 साल, 2 साल, 3 साल इसी तरह गुज़र गया। तो ये जो कैफ़ियत थी, ये उन्होंने कहा मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर लिहाज से बॉदरिंग और डिस्टर्बिंग थी, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस हो गई। और ये मामला उन्होंने ख़ास तौर पर डिस्कस किया कि फिर मैंने एक तो सारा काम दीनदारी में लगा दिया अपना। दूसरा, वो कहती हैं एक अजीब मुझे आदत पड़ गई, मुझे समझ नहीं आती ये कैसे पड़ी, हालाँकि असराफ़ गुनाह है। एक बिल्कुल अजीब बात है डॉक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ और हर कोई कहता है कि क्या करती हो, वो ये है
کہ میں اننیسیسریلی شاپنگ کرتی رہتی ہوں، پہلے آن لائن، اب بھی جب مجھے موقع ملتا ہے، کبھی ہفتہ بازار جاتی ہوں سپوز، کہیں بھی، کہیں کسی اور مال وغیرہ پہ گئی، میں بہت کچھ ڈھیر خرید لیتی ہوں، اور سارے گھر والے میری اس عادت سے پریشان ہیں، آن لائن بھی کوئی نہ کوئی آرڈر کرتی رہتی ہوں۔ یہ کیفیت میرا خیال ہے وہ کہتی ہیں کہ دل لگانے کا ایک بہانہ ہے، اور میں ریٹرن بھی کرتی رہتی ہوں جہاں پاسبل ہے، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے کہ میں نے ایک تو اللہ رسول کے احکامات کی طرف دین کی طرف لگایا، اور دوسرا میں نے اپنا مزاج نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں انوالو ہوئی، کچھ دیکھ رہی ہوں، خرید رہی ہوں، کوئی پسند آ رہا ہے، آرڈر دے رہی ہوں، یہ متواتر سلسلہ چل رہا ہے۔ ان دو نکات سے جو مجھے خاص طور پر میڈیسن پہنچا، میں جس میڈیسن تک، وہ بے پناہ مفید رہی اس اللہ کی بندی کے لیے، اور اس سے علاج کے بعد کچھ عرصے میں ان کے مسائل فزیکل، ایموشنل، مینٹل، اور خاص طور پر ان کا یہ جو ایشو تھا مین پی سی او ڈیز کا، وہ بھی حل ہوا۔ یہ میڈیسن تھی کونیا۔ اس میں دو اہم ترین پوائنٹ تھے، ایک تھا سپریسڈ ایموشنز، ہر طرح کے ایموشنز آپ سمجھ سکتے ہیں، دوسرا اہم پوائنٹ یہ تھا جو سب سے زیادہ کنفرمنگ پوائنٹ تھا میرے لیے، حالانکہ اس کا پی سی او ڈی سے یا فیبرائڈ سے تعلق نہیں ہے، ہومیوپیتھیکلی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ تھا کہ ان خاتون کو بہت زیادہ شاپنگ کا شوق بلکہ جنون، ان دو کو جب میں نے کمبائن کیا ہومیوپیتھیکلی ریپیٹری میں، تو میڈیسن واضح طور پر کلیئرلی کونیم سامنے آئی۔ کونیم میں مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے انسینٹی، انسینٹی کے اندر ہے میڈنس، میڈنس کے اندر ہے پرچیزز یوز لیس تھنگس، یعنی اتنا چیزیں وہ خریدتا بھی ہے یا خریدتی بھی ہے کہ وہ پاگل پن کی حد تک پہنچا ہوا ہے، جو چیز نہیں خریدنی چاہیے، اس کے لیے یوز لیس ہے، وہ خریدے جاتا ہے۔ یہ ریپیٹری میں پہلے اس میں 3 میڈیسنز تھیں، ایک بالکل گمنام سی تھی، وہ نہ کبھی لٹریچر میں اس کی تفصیل ملتی ہے، نہ مارکیٹ میں ملتی ہے، کچھ عرصے بعد وہ ریپیٹری سے ہٹا دی گئی۔ اس کے بعد 2 میڈیسن اس میں تھیں، ناکس وامیکا اور کونیم، جو لٹریچر جانتے ہیں، ہومیوپیتھی سمجھتے ہیں۔ جو نیا ہمارا لٹریچر آیا ہے ابھی، ایک تو سب سے لیٹسٹ ریپیٹری آئی ہے جارج وتھالکس کی سافٹ ویئر میں، وتھالکس کمپس میں، اور دوسری جو نئی ریپیٹری آئی ہے ایڈونس، ان دونوں میں ناکس وامیکا کو بھی نکال دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے بار بار تجربے کیے، پیشنٹس پہ اپلائی کیا، تو پتہ یہ چلا اب یہ سنگولر میڈیسن ہے، ایک میڈیسن ہے کونیم، اس روبرک کے تحت کہ جس پیشنٹ کو، مرد ہو یا عورت، اگر یہ عادت ہو کہ وہ خام خواہ چیزیں خریدے، اس حد تک کہ میڈنس کی حد تک کہ لگے یار کیا کر رہے ہو، ہر چیز ہر الا بلا لے کے آ رہی ہو۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ بھی یاد آیا، ایک دفعہ ہم ایک کوریئر سروس پہ کھڑے تھے، تو کوریئر سروس کے جو مینیجر ہیں وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ جو خاتون ابھی گاڑی کھڑی کی ہے نا باہر، یہ دیکھنا کوئی عجیب و غریب چیز لے کے آئے گی واپس، اور یہ کہے گی یہ ریٹرن کرنی ہے۔ انہوں نے کہا آلموسٹ یہ ڈیلی کا کام ہے، وہ کچھ لائیں، کوئی ایسی چیز تھی جیسے بچیوں کا کوئی سامان ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، ہارڈلی 400-500 کا، انہوں نے کہا یہ آلموسٹ ڈیلی کی پریکٹس ہے، یہ بی گاڑی پہ آتی ہے، ڈرائیور ہے، جو واپس کرنی آتی ہے چیز وہ اس سے سستی ہوتی ہے جتنا وہ خرچہ اور محنت کر کے آتی ہے، اور کوئی ذمہ دار خاتون لگتی ہے، ہائی لیول کی ایجوکیٹڈ، یس ایسا ہی لگ رہا تھا، لیکن یہ ہر آئے دن کوئی چیز آرڈر کرتی ہے اور رکھتی ہے، یعنی ہمیں تو صرف تب پتہ چلتا ہے نا کسی خاص کمپنی کے کوریئر کے ساتھ معاہدہ ہے، ریٹرن ہم فری کرتے ہیں، تو یہ فری کرنے کے لیے لے آتی ہے، اور یہ اس پہ اپنی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ خریدتی کیا ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ کیونکہ یہ تو بکنگ آفس تھا، یہاں وہ واپس کرنے آتی ہے، تو یہی کیس ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی لگے یہ پاگل پن کی حد تک، ایک سلجھا ہوا سمجھدار پڑھا لکھا بندہ، یہ پاگل پن ہی ہے نا کہ آپ گاڑی کا آنے جانے کا، ڈرائیور کا سارا خرچہ اگر شامل کریں، وہ جو 300 کی چیز آپ واپس کرنے آئے ہیں، ایک ہیسل بھی ہے، ڈسٹربنس بھی ہے،
लेकिन ये उनके लिए ठीक है, ये उनकी एक्टिविटी है। ज़ाहिर है उन्होंने मुझसे केस तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है और नज़र आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हर अला बला उठा के ले आती है, इसमें गरीब अमीर का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई लोग $1 शॉप पे या 1 पाउंड शॉप पे ऐसा कर देते हैं। अब पाकिस्तान में भी ऐसी शॉप्स आने लग गई हैं, हर माल 20 रुपए, या चाइनीज़ माल, या हफ्ता बाज़ार है, या लंडा है, बेशुमार चीज़ें इस तरह उठा लाएंगी और किसी काम नहीं आएंगी, और वो घर वाले डिस्टर्ब और तंग होंगे। अमीरों में भी है, गरीबों में भी है। ये अलामत जिन लोगों को हो, उनको उनके भी ये मसले हो सकते हैं जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। अब कोनियम का पेशेंट आम तौर पर कैसे होता है? एक तो ये है कि उसको फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं, कोई ना कोई चीज़ फंसी होती है। मसलन वो इलाज कराता फिरेगा अपने मोटापे का, ये नहीं बताएगा कि मेरा मसला पीसीओडीज हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, ये नहीं डिस्कस करेंगे डॉक्टर से। या चेहरे के बाल पे लगे रहेंगे, सारी रिसर्च करते रहेंगे, इलाज कराते फिरेंगे। मसला असल ये होगा, उन्होंने रिलेट कर लिया है, किसी ने कह दिया है अगर आपका वेट कम नहीं होगा तो आपका पीसीओडीज का मसला कम नहीं होगा। अब वो उसको छोड़ के वेट के पीछे लग जाएंगे, उसको कम करने में जुनून होगा, इधर से कुछ ले रहे हैं। ये भी वही यूजलेस परचेजेज है ना। होम्योपैथी भी देख रहे हैं, हिकमत भी देख रहे हैं, एलोपैथी भी देख रहे हैं, और टोटके नुस्खे भी कर, ये वही है यूजलेस परचेजेस वाली मैडनेस की हद तक। कभी कोई प्लान कर रहे हैं, कभी कोई प्लान कर रहा है। इनको चक्कर बहुत आते हैं, या यूं कह लें कि चकराए फिरते हैं, दिन रात चक्करों में पड़े रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। ओवर सेंसिटिव टू नॉइज़ होते हैं, इनको शोर बहुत तंग करता है, नींद डिस्टर्ब होती है, सारे सिस्टम में एक ओवर सेंसिटिविटी आ जाती है। इनको ट्यूमर्स वैसे भी होते हैं, हार्डनेस होती है, मिजाज में भी, हर चीज़ में भी सख्ती होती है। सबसे अहम बात यह है कि ये सैडनेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। डिप्रेशन एंग्जाइटी इनकी इस तरह होती है कि इनको कोई काम करने को दिल नहीं करता, इनडिफरेंट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं नो इंक्लिनेशन इन स्टडीज़, इन बिजनेस एंड एनी मोर, कुछ भी नहीं करना चाहते, बस यूजलेस कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, उलझाए हुए रखते हैं, फंसे हुए रहते हैं। और इनको अजीब कैफियत होती है, ये अकेले रहने से भी घबराते और डरते हैं, और कंपनी से भी डरते और घबराते हैं। डरते और घबराते से मुराद उनका दिल नहीं करता। ये आप कह लें कि मजमुआ-ए अज़दाद होते हैं। मजमुआ-ए अज़दाद से मुराद ज़िद होती है, कंट्राडिक्शन इनमें बहुत होती है। अकेले भी नहीं बैठेंगे, और कंपनी में आएंगे तो वहाँ भी डिस्टर्ब होना या डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे। मजमुआ-ए अज़दाद से मुझे याद आया अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल की बहुत ज़बरदस्त नज़म है, जिन लोगों को शायरी का ज़ौक़ हो, वो है रिंदी और ज़ुहद। रिंदी और ज़ुहद, या ज़ुहद और रिंदी है, हाँ ज़ुहद और रिंदी है। उसका बहुत बड़ी नज़म है इकबाल की, बहुत ज़बरदस्त। उसमें वो कहते हैं कि मजमुआ अजदाद है, इकबाल नहीं है। यानी मैं जो कुछ हूँ वो बिल्कुल ही अजीब व गरीब हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। वो सारी तफसील अपनी बताते हैं, एक मौलवी साहब के सामने मामला जाता है तो उसमें। और आखिर में ये कहते हैं कि बिल्कुल कोनियम के साथ ये फिट होता है, जो पेशेंट ऐसे होता है। वो आखिर में कहते हैं इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। यानी दूसरे लोग तो इनके मुतल्लिक कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, ये खुद भी अपने मुतल्लिक नहीं बता सकता कि उसकी आइडियालॉजी, नज़रियात कैसे हैं। वो खुद भी अपने आप से आगाह नहीं है कि वो क्या है। यानी ये कैफियत इनकी होती है, ये कंट्राडिक्टरी होते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मुतवातिर क्यों? सीधी सी बात है, हार्मोन का इम्बैलेंस है, इनके ग्लैंड्स के भी इशू होते हैं। और ज़हन में रखें, ये जिन लोगों को इस तरह की सारी कैफियत हों, उनके थायराइड के भी मसाइल का इलाज यही दवा है। होम्योपैथी में दवा मर्ज़ के नाम पे नहीं दी जाती, मरीज़ के लिए दी जाती है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, मिलना मिलाना कैसे है, उनकी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ कैसी है। अगर ये सारी अलामात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी मरीज़ में है, उसका मसला कोई भी है, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वो ठीक हो सकता है, अगर वो ठीक होने की पोजीशन में अभी है। सैडनेस होती है, ग्लैंड्स पे इस मेडिसिन का बहुत असर है। यानी मेल्स की भी प्रोस्टेट की ये टॉप मोस्ट दवा है।
اور فیمیلز کے بچوں کے کسی کے بھی جو غدود کا جہاں مسئلہ ہو، اس میڈیسن کا افیکشن جو ہے وہ گلینڈز پہ بہت واضح ہے اور بڑا سپیڈی اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے سارے مسائل، کہیں بھی خواتین میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر اس میں گروتھ کا عنصر ہو، یوٹرس کا ہو، اووریز کا ہو، ہاں ٹیوبز میں رکاوٹ میں بھی یہ میڈیسن بے پناہ مفید پائی گئی ہے۔ میں نے خود بھی کچھ کیسز میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل کی ہے، جہاں ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے۔ ایک پیشنٹ مجھے کہتی ہے کہ یہ خدا ہوتے ہیں جو فیصلہ کریں؟ مجھے بہت ان سے غصہ ہے ڈاکٹر سے، انہوں نے کہہ دیا اب آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتے۔ ڈاکٹرز کا کام ہے علاج کرنا، فتوے دینا نہیں ہے، دعوے کرنا نہیں ہے، مقابلے کرنا نہیں ہے۔ اولاد، شفا، بہتری اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہوتی ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، علاج کرنے والا بھی اور کروانے والا بھی، دونوں کو۔ اور میں نے جیسے کہا ان کو انٹرسٹ کسی چیز میں نہیں ہوتا، یہ ہر وقت الجھے ہوئے، ڈسٹرب اور پریشان رہتے ہیں کسی کام میں، اس لیے پھنس اور پڑ جاتے ہیں، کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کونیم بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے۔ کونیم 200 10-12 دن دینے سے 10 قطرے صبح اور 10 قطرے رات، پھر ویٹ کرنا ہوتا ہے، انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اس پیشنٹ کے کچھ اور مسائل سامنے آتے ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، کچھ بھی آ سکتے ہیں، کیس کلیئر ہوتا ہے، کھلتا ہے، کوئی بخار نزلہ زکام ہو سکتا ہے، شدید قسم کے امکان ہے، مثال کے طور پر مینسز بہت زیادہ آ سکتے ہیں، اب ان کو روکنا نہیں ہوتا۔ دیکھیں جو گروتھ ہے وہ ایسے پڑی پڑی نہیں ختم ہو جائے گی، باڈی پہ کوئی ایکشن ہوگا، باڈی کا کوئی ری ایکشن ہوگا، اس کو سمجھنا ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کا ہیلر سمجھ سکتا ہے۔ آپ خود دوا لے کے اپنے آپ کو نہیں مینیج کر سکتے۔ آپ ادھر دوا لیں گے، ادھر کوئی باڈی ایکشن ری ایکشن کرے گی، آپ اس کو کسی بھی دوا سے سپریس کر دیں گے، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، ایلوپیتھی ہو، تو وہ ایکشن رک جائے گا۔ تو ایک ہیلر آپ کو چلاتا ہے کہ کیسے آپ اپنے مسائل کو سمجھیں اور ڈیل کریں۔ سیلف میڈیکیشن ایسے معاملات میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ یہ ایک پروسیس اور پروسیجر ہے جو ایک صحیح ذمہ دار ہومیوپیتھک ڈاکٹر سمجھتے ہوئے آگے چلائے گا۔ اس کی روشنی میں جو جو چینجز آئیں گی وہ اس کے مطابق میڈیسن دے گا۔ بالعموم کونیم کے بعد جو میڈیسن اور ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً سمجھی سمجھائی ہیں، لیکن اس کا ہم ابھی ذکر نہیں کر رہے کہ وہ کنفیوژن پیدا کریں گی۔ اس پیشنٹ میں بہت سارے معاملات میں توازن پیدا ہوا، انہوں نے پھر اپنی جاب کی طرف غور کرنا شروع کر دیا، ان کو لیکچرشپ کی طرف نہیں، جو کام وہ کر رہی تھیں اس کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں مارکیٹ میں۔ تو وہ اسلامیات کے لیے او لیولز کے جو پروگرام ہوتا ہے اس میں اس نے پڑھانا شروع کر دیا، اس کو ایکسپریشن کے مواقع ملے، اسی مذہبی انداز میں، اسی انداز میں سب کچھ، بجائے وہ سمجھتی تھیں، غلط سمجھتی تھی، صحیح سمجھتی تھی، یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے اس کو سمجھنا، اس کی زندگی میں موو آن کرنے کے لیے کچھ کرنا، وہ فکس چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آگے چلا دینا، وہ راستے خود انسان اپنے مثبت انداز میں ڈھونڈ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے راستے، لیکن جس انداز میں وہ پھنسے ہوتے ہیں، دن رات سوچ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت اسی چیز میں پڑے ہوئے، تو پھر ان کی نگاہیں وہ دیکھ نہیں سکتی جس کو دیکھ کر زندگی آگے چلتی ہے۔ یاد رکھیں اولاد یا اولاد میں رکاوٹ میں باقی معاملات کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ آپ زندگی سے کتنا کٹے ہوئے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کی سوچ ہے، اپروچ ہے، اس سوچ اور اپروچ کو اگر آپ انجوائے کر رہے ہیں تو ہم ایلیجیبل ہوتے ہیں نئی زندگی کو جنم دینے کے لیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔